मैक्रो में मनी एंड बैंकिंग के बैंकिंग चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक के तो हमने पढ़ लिए थे, LRR वगैरह भी पढ़ लिया था, मनी मल्टीप्लायर। अब आता है RBI के फंक्शंस। तो लिखो फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, RBI, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक RBI। ध्यान रखना, सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहते हैं। इसमें एक चार्ट बनाओ इस तरह से। सबसे पहला फंक्शन होता है करेंसी अथॉरिटी। इंडिया में नोट यूज़ होते हैं 100, 200, 500, ठीक है। तो करेंसी को इशू करने की अथॉरिटी किसके पास होती है? RBI के पास। करेंसी अथॉरिटी, या इसी को कहते हैं बैंक ऑफ इशू। करेंसी अथॉरिटी या बैंक ऑफ इशू। उसके बाद दूसरा होता है बैंकर टू द गवर्नमेंट। बैंकर टू द गवर्नमेंट। हमारा बैंक कौन होता है कस्टमर्स का? कॉमर्शियल बैंक। लेकिन गवर्नमेंट के बैंक अकाउंट्स कहाँ पे मेंटेन होते हैं? सेंट्रल बैंक के पास, RBI के पास। उसके बाद बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आता है। बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। बैंक का भी बड़ा बैंक कौन है? RBI। और बैंक को सुपरवाइज करने वाला भी कौन है? RBI। उसके बाद लास्ट आता है फोर्थ, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। इकोनॉमी में मनी सप्लाई होती है अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई। गवर्नमेंट पैसा बढ़ाना चाहती है तो लोन ज़्यादा देगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देगी। और अगर पैसा कम करना चाहती है तो लोन के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट एक तरह से क्या करेगी? बढ़ा देगी, जिससे लोग कम लोन ले पाए, कम पैसा सर्कुलेट हो। तो इस तरह से मनी सप्लाई क्रेडिट को गवर्नमेंट क्या करती है? कंट्रोल करती है। अब इसके अंदर फर्दर पॉइंट आते हैं कैसे कैसे कंट्रोल करती है। उसमें पहला आता है रेपो रेट, दूसरा आता है उसमें बैंक रेट। ये दोनों लगभग सेम से होते हैं, माइनर सा डिफरेंस है। थर्ड इसमें आता है हमारा रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट के बाद आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन। उसके बाद आता है एक हमने पढ़ा था लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, पढ़ा था ना, LRR। LRR के अंदर दो चीज़ें आती है, सुना भी होगा, CRR और एक आता है SLR, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और एक लास्ट आपका आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। लास्ट आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो बेसिकली RBI या कॉमर्शियल बैंक के फंक्शंस में इतना ही पढ़ना है कि करेंसी अथॉरिटी या बैंक ऑफ इशू है, बैंकर टू द गवर्नमेंट है, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर है, मनी सप्लाई को, क्रेडिट को कंट्रोल करता है। किस तरह से कंट्रोल करता है? अगर MCQ में आ जाए, रेपो रेट के थ्रू, बैंक रेट के थ्रू, RRR, मूवी आई थी ना RRR, तो उसकी तरह रिवर्स रेपो रेट। उसके बाद ओपन मार्केट ऑपरेशन, LRR और मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पर लिखो सबसे पहला RBI का फंक्शन, करेंसी अथॉरिटी। बैंक ऑफ इशू। करेंसी अथॉरिटी तो देख के पता चल रहा है कि इंडिया में करेंसी को छापने की अथॉरिटी किसके पास है? RBI के पास। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखो, पॉइंट के अंदर भी पॉइंट बना के लिखना। RBI हैज़ द सोल अथॉरिटी, सोल मतलब अकेला अथॉरिटी। RBI हैज़ द सोल अथॉरिटी फॉर इशू ऑफ currency in the country, for issue of currency in the country। अब लेकिन ध्यान रखना, MCQ में कई बार आता है। एक तो 1 रुपये के कॉइन, 1 रुपये का नोट, सॉरी,
1 रुपये का नोट जो आज की डेट पे चलता भी नहीं है, ठीक है, और एक कॉइन्स, ये ना आरबीआई इशू नहीं कर सकती, बाकी सब आरबीआई इशू कर सकती है। 100 रुपये का नोट, 500 रुपये का नोट, 200 रुपये का नोट, 10 रुपये का नोट आरबीआई इशू कर सकता है, लेकिन 1 रुपये का नोट और कॉइन आरबीआई इशू नहीं कर सकता, ये करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। निर्मला सीतारमण है ना, तो कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इसमें लिखो बट 1 रुपये नोट and coins are issued by कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसके ऊपर कई बार एमसीक्यू आता है। ठीक है, तो सोल अथॉरिटी किसके पास है? आरबीआई के पास है, लेकिन 1 रुपये का नोट और कॉइन आरबीआई इशू नहीं करती है, क्योंकि वो अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास है। इससे फ़ायदा क्या होता है? अगर सिर्फ एक ही इंसान सारे नोट इशू करेगा तो सेम तरह के नोट इशू होंगे ना, तो उससे एक तरह से क्या होता है? यूनिफॉर्मिटी आती है। इट लीड्स टू यूनिफॉर्मिटी इन सर्कुलेशन। क्योंकि अगर कोई अलग अलग अथॉरिटीज़ के पास करेंसी को छापने के लिए दे देंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाएगा, तो वो लीगल टेंडर मनी नहीं कहलाएगा, इलीगल मनी बन जाएगा। तो इससे सिर्फ एक के पास ही अथॉरिटी है कि सारे नोट आपको ही क्या करने हैं? इशू करने हैं, सर्कुलेट करने हैं। तो इससे यूनिफॉर्मिटी रहती है। इससे लोगों का, पब्लिक का फेथ रहता है, जो करेंसी है 100 रुपये 500 रुपये के नोट के ऊपर फेथ रहता है। तो इसमें लिखो इट एंश्योर्स पब्लिक फेथ इन करेंसी सिस्टम, इन करेंसी सिस्टम। दूसरा फंक्शन है आरबीआई का, बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर टू द गवर्नमेंट। इसमें भी पॉइंट्स के अंदर पॉइंट बना के लिखना। आरबीआई एक्ट्स एज अ बैंकर कॉमा एजेंट कॉमा फाइनेंशियल एडवाइज़र ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को कोई भी फाइनेंशियल मैटर में एडवाइस चाहिए तो एज एन एजेंट कौन एडवाइस देता है? बैंकर्स देते हैं। बैंक्स या आरबीआई कर दो, आरबीआई एक्सेप्ट रिसीप्ट्स एंड मेक्स पेमेंट फॉर द गवर्नमेंट। अगर नॉर्मल पब्लिक के अकाउंट होते हैं तो पैसा किसके बैंक अकाउंट में आता जाता है? कॉमर्शियल बैंक के। लेकिन गवर्नमेंट का पैसा आता जाता कौन से अकाउंट में? गवर्नमेंट का, तो आरबीआई के अकाउंट में आता है। उसके बाद इट मेंटेन्स करंट अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट। कोई गवर्नमेंट का करंट अकाउंट है तो वो भी ये मेंटेन करके रखता है आरबीआई। कोई गवर्नमेंट को लोन चाहिए तो भी कौन देता है? आरबीआई। इट ऑल्सो गिव्स लोन्स टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को लोन भी कौन देता है? कमर्शियल बैंक नहीं देता, नॉर्मली आरबीआई देते हैं। तीसरा फंक्शन आता है आरबीआई का, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर्स। बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइज़र। नाम देख के भी पता चल रहा है कि जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनको सुपरवाइज कौन करता है? आरबीआई करता है। अब इसमें ना 3 पॉइंट आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आरबीआई के फंक्शन के ऊपर अकेला इंडिविजुअली क्वेश्चन आ जाता है कि आरबीआई का बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइज़र फंक्शन क्या करो, एक्सप्लेन करो। तो ये बैंकर बैंक एंड सुपरवाइज़र 3 पार्ट में डिवाइड होगा। सबसे पहले यहाँ पर आएगा कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। दूसरा आएगा लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट।
इसके ऊपर एक केस स्टडी भी है, लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। तीसरा आता है इसके बाद क्लियरिंग हाउस। तो अगर बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर के ऊपर आ जाए तो उसमें फर्दर 3 पॉइंट बनेंगे, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट और क्लियरिंग हाउस। तो इसमें लिखो एज अ बैंकर्स बैंक, एज अ बैंकर्स बैंक आरबीआई या सेंट्रल बैंक, आरबीआई का दूसरा नाम है सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक फंक्शंस इन 3 कैपेसिटी, 3 कैपेसिटी में सेंट्रल बैंक या आरबीआई फंक्शन करता है। सबसे पहला पॉइंट लिखो कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। अब ये ध्यान से समझना, पूरे चैप्टर में यूज़ होगा, पहले समझ लेना। एक ना CRR होता है, ऊपर देखा भी था, जिसे कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, लिखना मत इसे, कैश रिजर्व रेशियो। जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं जैसे कि आरबीआई, पीएनबी, उनको सबको अपना जितना भी डिपॉजिट है उस डिपॉजिट के कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास डिपॉजिट करना पड़ता है। जितना भी कैश डिपॉजिट आता है ना बैंक के पास, पूरे साल में जितना डिपॉजिट आता है उसका कुछ परसेंटेज 5, 10, 15% एज़ पर आरबीआई हर कॉमर्शियल बैंक को किसके पास डिपॉजिट करके रखना है, कैश रिजर्व रेशियो। किसके पास रखना है, आरबीआई के पास, इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व रेशियो। जो ये मिनिमम परसेंटेज उठा के रखेंगे कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास, इसे क्या कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, सपोज़ करो बैंक के पास 100 करोड़ है, 100 करोड़ में से 40% उठा के रख दिया, मतलब 40 करोड़ आरबीआई को दे दिया। अगर बैंक का कोई पैसा लेके भाग गया, तो बैंक के पास तो 60 करोड़ ही थे, तो उसने लोन कितने में से दिया होगा, 60 करोड़ में से। अगर कोई जैसे सपोज़ करो विजय माल्या की तरह कोई बैंक का पैसा लेके भाग गया, बैंक बैंकरप्ट हो रहा है, तो 100 करोड़ में से 60 करोड़ थे उसके पास, 60 करोड़ से लोन दिया, 40 तो अभी भी बच रहे हैं, आरबीआई के पास है। और आरबीआई के पास ऐसा एफडी है तो आरबीआई उस पर ब्याज भी दे रहा होगा, इंटरेस्ट भी, तो बैंक इंसॉल्वेंट होने से क्या होगा, बच जाएगा। समझ आया? इसलिए कुछ मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट कॉमर्शियल बैंक का आरबीआई किसके पास रखवाता है, अपने पास रखवाता है, कि इन केस ऑफ इमरजेंसी जैसे कोविड जैसी सिचुएशन आ जाए तो तब भी यूज़ हो जाएगा वो पैसा, एज वेल एज बैंक का पूरा पैसा लेके कोई भी कस्टमर भाग ना जाए। ठीक है, तो इसमें लिखो कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व में कॉमर्शियल बैंक्स are required, commercial banks are required to maintain a minimum percentage of their deposits with RBI, जिसे हम क्या कहते हैं, नोन एज CRR कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, तो बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर में सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, उसके बाद आता है लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, दूसरा आता है लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। अब देखो लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या है कि कोई इंसान को, जैसे कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनको पैसे की ज़रूरत है, इकॉनमी में जैसे वॉर की सिचुएशन है तो बैंक्स पे बहुत प्रेशर पड़ रहा है, बैंक्स के पास फंड नहीं है, अगर बैंक को पैसा नहीं मिला तो वो बैंक इंसॉल्वेंट हो जाएगा, बैंकरप्ट हो जाएगा, डूब जाएगा। और ऐसे सिचुएशन में कोई बैंक लोन लेने जाएगा तो ईजीली कोई दूसरा बैंक भी नहीं देगा। सपोज करो कोई डूबता हुआ बैंक है तो बैंक को लोन मिलना भी दूसरे बैंक से क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे केस में जब बैंक की सिचुएशन बहुत ख़राब है तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके पास एज अ लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, मतलब लास्ट ऑप्शन बैंक के पास क्या बचता है कि आरबीआई के पास जाए और उससे कहे कि हमारी सिचुएशन ख़राब है और आप हमें लोन के पैसे दे दो। और लास्ट ऑप्शन जो आरबीआई है वो इनकी हेल्प करता है, क्योंकि कोई भी बैंक अगर बैंकरप्ट होता है तो इकोनॉमी का ही क्या होता है, नाम खराब होता है। तो लास्ट ऑप्शन
कॉमर्शियल बैंक्स के पास अपने आप को बचाने के लिए क्या बचता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेना, ठीक है। तो इसमें लिख दो व्हेन कॉमर्शियल बैंक्स फेल टू मीट their financial requirements from other sources। पहले आरबीआई को बताएगा कि मैंने दूसरे बैंकों से भी पैसा मांगा लेकिन किसी ने नहीं दिया। फ्रॉम अदर सोर्सेज देन दे अप्रोच टू आरबीआई to give loan as lender of last resort, as lender of last resort। उसके बाद बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर में तीसरा पॉइंट क्या आता है आपका? क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस का मतलब अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना डेबिट और क्रेडिट एंट्री करना, ठीक है। आरबीआई जितने भी गवर्नमेंट के पैसे हैं वो सारे के सारे डेबिट और क्रेडिट एंट्री पास करके क्या करेगा? सेटल करेगा। जितने भी डिविडेंड का पैसा आना है, जितना भी क्लेम वगैरह पे होना है गवर्नमेंट के अकाउंट से, वो सारा आरबीआई अकाउंट क्लियर करता है। क्लियर करना मतलब डेबिट और क्रेडिट एंट्री पास करना। तो इसको लिखेंगे कैसे? इसमें लिखो ऑल कॉमर्शियल बैंक्स हैव देयर अकाउंट्स। कॉमर्शियल बैंक के अकाउंट किसके पास होते हैं? आरबीआई के पास। गवर्नमेंट के और कॉमर्शियल बैंक के दोनों के अकाउंट किसके पास होते हैं? आरबीआई के पास। सेंट्रल बैंक कैन ईजिली छोड़ो कैन सेटल the claims of various commercial banks किस तरह से? by making डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज। पैसा बढ़ाना है कॉमर्शियल बैंक के अकाउंट में तो क्रेडिट कर देगा, और पैसा घटाना है तो क्या कर देगा? डेबिट कर देगा, ठीक है ना। नेक्स्ट फंक्शन है आरबीआई का कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। अब एक होती है फिस्कल पॉलिसी, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। अगर आरबीआई क्रेडिट को और मनी सप्लाई को कंट्रोल कर रहा है तो वो मॉनेटरी पॉलिसी में आती है। आरबीआई वाली किस में आती है? मॉनेटरी पॉलिसी। लेकिन अगर गवर्नमेंट कर रही है तो वो आती है फिस्कल पॉलिसी में। तो यहाँ पर लिखो सबसे पहले आरबीआई हैज़ पावर टू रेगुलेट द मनी सप्लाई। RBI has power to regulate the money supply in the economy through fiscal या monetary policy? Monetary policy, through monetary policy। इसके बाद इसके अंदर पॉइंट आता है सबसे पहला रेपो, या इसे रीपर्चेज रेट भी कहते हैं। रेपो रेट या रीपर्चेज रेट। रेपो रेट एक ऐसा रेट होता है जिस पे जो आरबीआई है ना कॉमर्शियल बैंक को लोन देती है। आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन देती है और कॉमर्शियल बैंक जिस रेट पर लोन लेता है, मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट
पे करता है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेट क्या होता है? रेपो रेट होता है। तो रेपो रेट एक ऐसा रेट होता है जिस पे आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन देती है, ठीक है, और जिस रेट पे कॉमर्शियल बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करता है दैट इज कॉल्ड रेपो रेट। अब ध्यान से समझना, आरबीआई को दो काम करने हैं, मनी सप्लाई या तो बढ़ाना है या मनी सप्लाई घटाना है। मनी सप्लाई बढ़ाने का मतलब क्या है कि पब्लिक के पास पैसा ज़्यादा है, यही हुआ ना, पब्लिक के पास पैसा ज़्यादा है। अब पब्लिक के पास पैसा ज़्यादा आने के लिए जिससे पब्लिक पैसा ले रही है उसके पास भी पैसा ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा ज़्यादा होना चाहिए। कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा ज़्यादा कब होगा? जब आरबीआई ज़्यादा लोन देगा कॉमर्शियल बैंक को। समझ रहे हो ना, ध्यान से समझना। पब्लिक को पैसा देना है, मनी सप्लाई बढ़ानी है। मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए जिससे लोन लेंगे उसके पास तो पैसा होना चाहिए। अब कॉमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा पैसा होना चाहिए तभी तो ज़्यादा लोन देगी। अब ज़्यादा पैसा होना चाहिए, इसका मतलब जो आरबीआई है वो कॉमर्शियल बैंक को ज़्यादा लोन देगा। और ज़्यादा लोन कोई भी इंसान कब लेगा? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा या कम होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? कम होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब रेपो रेट क्या होना चाहिए? कम। तो अगर मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करना है तो रेपो रेट क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। समझ आया? ठीक है, तो अब इसको लिखो लैंग्वेज के फॉर्म में, रेपो रेट या रीपरचेज रेट, इसको लिखो। रेपो रेट इज़ द रेट एट विच, गुड इवनिंग, रेपो रेट इज़ द रेट एट विच आरबीआई lends money to the कॉमर्शियल बैंक। पहले ये समझ आ गया ना कि इस रेट पे आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को क्या करती है? लोन देती है। उसके बाद फिर लॉजिक आ जाएगा, इफ आरबीआई हैज़ टू इंक्रीज मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, इफ आरबीआई हैज़ टू इंक्रीज मनी सप्लाई एंड क्रेडिट देन इट विल क्या करेगा? रिड्यूस रेपो रेट एंड वाइस वर्सा कर देना। वाइस वर्सा समझ जाओगे ना, इसका उल्टा कि अगर मनी सप्लाई डिक्रीज करनी है तो रेपो रेट इंक्रीज। सबसे पहले तो रेपो रेट क्या होता है बुक के लैंग्वेज में? एक रेट जिसमें सेंट्रल बैंक आरबीआई लेंड्स मनी टू द कॉमर्शियल बैंक टू मीट द शॉर्ट टर्म नीड्स। ठीक है, तो एक चीज़ और लिख लो यहाँ पे जो हमने लिखा था ना, लेंड्स मनी टू कॉमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट टर्म नीड्स, क्योंकि इसी शॉर्ट टर्म की जगह अगर लॉन्ग टर्म कर देंगे तो रेपो रेट की जगह बैंक रेट बन जाएगा। समझ रहे हो? शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए लोन देती है तो रेपो रेट, लॉन्ग टर्म नीड के लिए देती है तो वो रेट क्या कहलाता है? बैंक रेट। उसके बाद अब ये ध्यान से समझना, इंक्रीज इन रेपो रेट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फ्रॉम सेंट्रल बैंक। क्या कह रहा है? अगर रेपो रेट बढ़ाया तो उससे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज हो जाएगी कॉमर्शियल बैंक की। भाई रेपो रेट बढ़ाया तो इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा ना, ज़्यादा इंटरेस्ट देंगे तो लैंडिंग रेट भी क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट बढ़ा तो बोरोवर डिस्करेज होंगे और बोरोवर लोन नहीं लेंगे। ठीक है, इससे एबिलिटी ऑफ कॉमर्शियल बैंक टू क्रिएट क्रेडिट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब जो मैंने समझाया था वही है, ये कह रहे हैं कि अगर हमें मनी सप्लाई कम करना है तो किस तरह से करेंगे कि जो कॉमर्शियल बैंक्स आरबीआई जो कॉमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है उस लोन के बदले जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसे हम कहते हैं रेपो रेट, अगर आरबीआई को मनी सप्लाई कम करनी है, अब क्वेश्चन आएंगे ऐसे, आरबीआई को मनी सप्लाई कम करनी है मतलब क्रेडिट कम करना है, मतलब लोगों के पास पैसा कम पहुँचे, क्रेडिट मतलब लोन कम पहुँचे, तो रेपो रेट को क्या कर देंगे? इंक्रीज़ कर देंगे। सिंपल सा, क्योंकि देखो रेपो रेट इंक्रीज़ किया तो ये लोन कम लेगा, लोन कम लेगा तो इसके पास मनी कम होगा। अब हमारे पास खुद ही पैसा कम है तो हम दूसरे को दे पाएंगे क्या? मनी कम है तो क्रेडिट कम दे पाएगा, क्रेडिट या लोन कम देगा तो बोरोवर्स जो हैं उनके पास पैसा क्या होगा? कम होगा।
और मनी सप्लाई को कम ही तो करना था, मतलब लोगों के पास क्रेडिट क्या जाए, कम जाए, और यही तो हो रहा है। समझ आया? तो इसको ऐसे भी बना लो, मनी सप्लाई को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, ये इस तरह से फ्लो चार्ट में बनाना, फिर इसको एक्सप्लेन तो कर ही दोगे। नेक्स्ट आता है बैंक रेट। बैंक रेट का दूसरा नाम है डिस्काउंट रेट। अब ये बहुत इजी है, ऊपर की डेफिनेशन सेम लिखना कि आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है, लेकिन यहाँ पर लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए, बस शॉर्ट टर्म की जगह मतलब 1 साल से ज़्यादा के लिए। इसमें भी वही, अगर मनी सप्लाई को सपोज करना है रिड्यूस करना है, तो बैंक रेट को क्या करो, इंक्रीज करो, एंड वाइस से वर्सा। ठीक है, बस इतना लिख लो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है रिवर्स रेपो रेट, RRR। रिवर्स रेपो, ये इसका नाम है रिवर्स रीपरचेज, क्योंकि रेपो का परचेज था ना, इसी तरह से रिवर्स रीपरचेज रेट। इसमें देखो क्या होता है, इसमें ना आरबीआई लोन नहीं देता, बल्कि आरबीआई कॉमर्शियल बैंक का एज अ डिपॉजिट पैसा उठा के रखता है। जैसे एफडी होता है ना, एफडी की तरह से कॉमर्शियल बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास क्या करता है, डिपॉजिट करके रखता है। अब लोन पे तो पैसा देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। अगर एफडी कर रहा है आरबीआई के पास कॉमर्शियल बैंक, तो इसके बदले इंटरेस्ट क्या होगा, मिलेगा। इंटरेस्ट क्या होगा, रिसीव होगा। समझ आ रहा है? ये एक तरह से लोन नहीं है, एक तरह से कॉमर्शियल बैंक अपना पैसा डिपॉजिट कर रहा है एज एन एफडी किसके पास, आरबीआई। तो आरबीआई इस बार लोन लेगा नहीं, बल्कि पैसे देगा इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। अब अगर मनी सप्लाई बढ़ानी है, तो कॉमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा पैसा होना चाहिए। ध्यान से समझना, कॉमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा पैसा होना चाहिए, तभी तो आगे पब्लिक को लोन दे पाएगा। अपने पास पैसा होगा तभी तो दे पाएगा। कॉमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा पैसा होना चाहिए, तो वो ज़्यादा पैसा आरबीआई में डिपॉजिट करे या कम करे। अगर हमने सारा पैसा आरबीआई को दे दिया, तो हमारे पास बचेगा नहीं लोन देने को। मनी सप्लाई बढ़ाना है मतलब पब्लिक तक ज़्यादा पैसा पहुंचाना है। ज़्यादा पैसा पहुंचाना है तो अपने पास ज़्यादा होना चाहिए, अपने पास ज़्यादा तो आरबीआई के पास कम होना चाहिए। आरबीआई के पास पैसा कम हो, ठीक है, इसका मतलब डिपॉजिट कम करने होंगे। डिपॉजिट कम कब करेंगे, आरबीआई चाह रहा है कि डिपॉजिट कम करें हमारे पास। डिपॉजिट कम कब करेंगे, जब रिवर्स रेपो रेट क्या होगा, कम होगा। अगर एफडी पे इंटरेस्ट कम मिल रहा है, तो एफडी में पैसा नहीं डालेंगे ना, तो आरआरआर रिवर्स रेपो रेट को क्या कर देगा, कम कर देगा, कि जिससे हमारे पास कम पैसा रखे और ज़्यादा क्या करे, लोन दे, जिससे मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझा? एंड वाइस से वर्सा। अगर चाहता है कि मनी सप्लाई कम हो, तो आरआरआर रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगा, तो उसके लिए अट्रैक्टिव हो जाएगा एफडी कराना। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आरबीआई को दे देगा, तो अपने पास क्या बचेगा, कम बचेगा, तो लोन कम दे पाएगा। एंड वाइस से वर्सा। ऐसे ही फ्लो चार्ट बना के लिखना। तो इसमें एग्ज़ाम में क्या लिखना है, टू इंक्रीज मनी सप्लाई आरबीआई will reduce reverse repo rate since commercial bank will deposit less money with RBI at lower RRR and therefore will have more money and therefore will have more money to give as loans to customers। ठीक है, बस लैंग्वेज में बना देंगे। सपोज करो ये आ जाए कि क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है। क्रेडिट मल्टीप्लायर मतलब वही मनी मल्टीप्लायर, ठीक है।
जो हमने पढ़ा था 1/11। दूसरा मेन क्वेश्चन ये आता है, व्हाट रोल डज इट प्ले इन डिटरमाइनिंग द क्रेडिट क्रिएशन पावर ऑफ बैंकिंग सिस्टम। क्रेडिट मल्टीप्लायर का क्या रोल है, क्या डिटरमाइन करने में कि बैंक के पास कितनी क्रेडिट क्रिएशन पावर है। समझ रहे हो? तो इसको हेडिंग डाल दो, इस तरह से डालो, क्रेडिट मल्टीप्लायर, बॉक्स में कर देना इसे, ठीक है, क्योंकि ना मैं फंक्शंस के बीच में करवा रहा हूँ ये आरबीआई के, इसलिए इसको बॉक्स में कर देना। क्रेडिट मल्टीप्लायर सबसे पहले होता क्या है, ये तो मैंने बता भी दिया होगा। इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ मनी, कर दो द अमाउंट ऑफ मनी दैट द बैंक्स are able to create, that the banks are able to create in the form of deposit, in the form of deposit with initial deposit, चाहे तो इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट के आगे टोटल डिपॉजिट लिख दो, इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट विथ इनिशियल डिपॉजिट, मतलब इनिशियल डिपॉजिट का पैसा लगा के पहली वाली डिपॉजिट का, उससे कितना पैसा आरबीआई बना सकता है, मल्टीप्लाई कितने पैसे कर सकता है, तो वो होता है क्रेडिट मल्टीप्लायर। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन आ जाए इसी में, नेक्स्ट पॉइंट, रोल ऑफ क्रेडिट मल्टीप्लायर in determining the credit creation power, in determining the credit creation power of banking system। सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, ऑफ बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, क्रेडिट मल्टीप्लायर का क्या रोल है ये डिटरमाइन करने में कि बैंक की कितनी क्रेडिट क्रिएशन पावर है। तो इसका आंसर करेंगे एक एग्जांपल के साथ। एग्जांपल में करेंगे कि सपोज लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट LRR 0.2 है एंड इनिशियल डिपॉजिट है 1000 रुपीज़। LRR है 0.2 और ये है आपका इनिशियल वाला डिपॉजिट 1000। हमें पता है क्रेडिट मल्टीप्लायर मनी मल्टीप्लायर भी होता है, 1/LRR होता है इसका फार्मूला, तो 1/0.2, ये कितना आ जाएगा 5। फिर मैंने एक फार्मूला बताया था, टोटल डिपॉजिट इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर या 1/LRR। तो टोटल डिपॉजिट इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट था आपका 1000 इंटू मनी मल्टीप्लायर आया 5, तो ये आया 5000। मतलब ये कह रहे हैं जब LRR 0.2 था, इनिशियल डिपॉजिट 1000 था, तो टोटल डिपॉजिट कितना बन गया 5000 बन गया। अब देखो टोटल डिपॉजिट कितना आया 5000। अब सपोज करो इन अबव एग्जांपल LRR 0.2 की जगह 0.5 होता, 0.2 की जगह 0.5, तो मनी मल्टीप्लायर कितना आता 1/LRR, मतलब 1/0.5, तो वो आ जाता 2। और टोटल डिपॉजिट आता है इनिशियल डिपॉजिट 1000, वो तो सेम है, इनटू मनी मल्टीप्लायर 2 मतलब 2000। यही हुआ। अब हमें क्या देखने को मिला कि LRR जब 0.2 था तो टोटल डिपॉजिट कितना आया 5000, लेकिन LRR को जब हमने बढ़ा के क्या कर दिया 0.5, तो ये टोटल डिपॉजिट क्या हो गया कम हो गया। मतलब LRR एंड टोटल डिपॉजिट के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि RBI को टू इंक्रीज क्रेडिट क्रिएशन,
अगर आरबीआई को क्रेडिट क्रिएशन इंक्रीज करना है तो एलआरआर को क्या करेंगे, कम करेंगे, एंड वाई से वर्सा। हमने एग्जांपल से भी समझा दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है सैम्पल पेपर का। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली और डिस्कस करना रेलिवेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। ध्यान रखना कॉमर्शियल नहीं, आरबीआई का फंक्शन। आरबीआई कंडक्ट करता है एक स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शन फॉर सुपरवाइजरी इवैल्यूएशन अगेंस्ट कॉमर्शियल बैंक। आरबीआई ने क्या किया, एक इंस्पेक्शन रखी कॉमर्शियल बैंक को इंस्पेक्ट करने के लिए। कॉमर्शियल बैंक वाज इम्पोज्ड विद स्ट्रिंजेंट पेनल्टी, जिसमें कॉमर्शियल बैंक के ऊपर कुछ पेनल्टी लगाई आरबीआई ने, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक ने कुछ चीज़ों को कंप्लाई नहीं किया था। अब आरबीआई ने इंस्पेक्शन में देखा कि कुछ चीज़ें नॉन कंप्लाइड थी, जिसमें कि ये बता रखा है कि एक तो एटीएम का कार्ड फ्रॉड कर रहे थे कॉमर्शियल बैंक, दूसरा इंटीग्रिटी कम थी और क्वालिटी ऑफ डेटा इनका क्या था, सही नहीं था, ठीक है। तीसरा स्मॉल बोरोवर्स को जो लोन दे रहे थे उसमें कुछ गड़बड़ी इनको मिली थी, ठीक है, उसको कंप्लाई नहीं करते। आरबीआई इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई एटीएम के कार्ड कितने किसको इशू करने, कैसे इंटीग्रिटी क्वालिटी होना चाहिए डेटा की, कितना लोन देना है स्मॉल बोरोवर्स को, लेकिन आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे थे। तो आरबीआई अपना कौन सा फंक्शन एक्सरसाइज कर रहा है इसमें, इसमें कर रहा है बैंक एंड सुपरवाइजर फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। कि बैंक का भी बैंक है और बैंक को भी सुपरवाइज करता है कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बना के लिख देना, हाँ बना के लिख देना बाकी से, ठीक है। तो इसको एक काम करो, इस तरह से लिख लो रजिस्टर में, आरबीआई कंडक्ट एन इंस्पेक्शन on commercial banks and found that it does not comply RBI inspection कर रहा है commercial bank पे and it found that it does not comply with the regulatory रिक्वायरमेंट ऑफ आरबीआई। आरबीआई के रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को फॉलो नहीं कर रहा था, देयरफॉर आरबीआई इम्पोज्ड पेनल्टीज एंड फाइन्स ऑन कॉमर्शियल बैंक। आरबीआई ने क्या किया, पेनल्टी और फाइन लगा दिया किस पे, कॉमर्शियल बैंक्स पे। इट इज़ आरबीआई फंक्शन ऑफ बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। ये आरबीआई का कौन सा फंक्शन है, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। इसमें फिर लिख देना अंडर दिस फंक्शन आरबीआई may exercise inspection of commercial bank। बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर फंक्शन के अकॉर्डिंग ना आरबीआई इंस्पेक्शन कर सकती है किसका, कॉमर्शियल बैंक का। आरबीआई may take necessary corrective action। RBI may take necessary corrective action and impose penalties for non-compliance by commercial bank।